हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक मेंस ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में कि कन्फ्लिक्ट कब कब आए थे और क्या क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में। देखो, हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जस्टिशिएबिलिटी होती है, यानी कि यू कैन अप्रोच द जुडिशरी इन केस ऑफ देयर वायलेशन। एंड डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट नहीं जा सकते इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कि सरकार जो है वो ढीली पड़ रही है, यूसीसी को इन्फोर्स करवाओ, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो फंडामेंटल राइट एक हाथ पे जस्टिशिएबल है एंड डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के लिए सरकार की एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है। लेकिन ये वाली बात बोलना जैद कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा बस एक कहने कहने के लिए थ्योरेटिकल बात है शरिया की एक मॉरल ऑब्लिगेशन। हमारे ऊपर भी बहुत सारी मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन जब हमें पता है किसी चीज़ के लिए हमें कोई कोर्ट लेकर नहीं जा सकता, तो क्या हमारा जो स्वभाव है या व्यवहार है वो चीज़ को लेकर नरम नहीं पड़ सकता। जो चीज़ हमें पता है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है जो वो चीज़, तो वो हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, हमारे ऊपर कोई डंडा ना भी बजे तब भी हम वो वाला काम करेंगे। लेकिन जब हमें पता है वी आर फ्री। और मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है यार? मॉरल ऑब्लिगेशन भी तो पर्सन और सरकार अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदल लेते हैं। मोरालिटी की डेफिनेशन भी तो सबके लिए अलग अलग होती है। वेलफेयर स्टेट बनाना है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। सरकार को उस डीपीएसपी के दायित्व में रहकर कोई लॉ पॉलिसी ये सब कुछ लेकर आना है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सरकार है वो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स को सुनिश्चित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी पॉलिसी या कानून लेकर आती है जैद जिससे श्रीकांत लिमिटेड लोगों को फ़ायदा मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है। एंड सरकार ये छाती चौड़ी करके इतना ज़्यादा ऐसे ऐसा क्यों कर लेती है कि ऐसे कानून वगैरह लेकर आए? क्योंकि बात वही है, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार जुडिशरी भी नल एंड वर्ड हर एक चीज़ को डिक्लेयर कर ही देगा। कभी कभार किसी एक एक्ट का, पॉलिसी का ये भी तो हो सकता है ना श्रेया, कि सरकार ने घुमा फिरा कर इसका टेक्स्ट या उसके जो वर्ड्स हैं वो इस प्रकार से लिखे हों कि जुडिशरी तो देखो यही देख सकता है कि इसका टेक्स्ट और लैंग्वेज कैसे होगा क्या, जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो, है ना। और सरकार बच जाए कि हाँ भाई उसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया और जुडिशरी से भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने से बच गया। तो ये जो डीपीएसपीज है ये सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो पैदा करता है सरकार के ऊपर, आर्टिकल 37, ठीक है, कि वो इम्प्लीमेंट करे डीपीएसपीज को। ऑन द अदर हैंड इसकी वजह से हुआ क्या है कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमें टाइम टू टाइम देखने को मिली है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, तब से लेकर अभी तक वेरियस केसेस, वेरियस मुद्दे ऐसे आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे जुडिशरी के सामने कि जहाँ पर हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है डीपीएसपीज और एफआर के बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में। सबसे पहला केस तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के जस्ट नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आता है, इफेक्ट में आता है। अगले ही साल 1951 के अंदर एक केस आता है, चंपकम दुराईराजन केस। चंपकम दुराईराजन केस, पूरा नाम था इस केस का स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन केस ऑफ 1951। ईयर भी याद रखना है इसके अंदर, केसेस के अंदर तो ईयर याद रखा करो। सिर्फ वो जो कि आपके मंथली मैगजीन में गिवन हो करंट अफेयर के 1 साल के, एंड जो आपके स्टैटिक इसमें लक्ष्मीकांत में गिवन हो, बस उतने। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये रूल करा था, चंपकम दुराईराजन केस ऑफ 1951 में, कि डैट इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट, अगर ध्यान से सुनना, अगर कभी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में, तो हमेशा जीत किसकी होगी? यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉर्मर वुड प्रिवेल, का मतलब क्या है? जीत हमेशा किसकी होगी? एफआर की, फंडामेंटल राइट्स की। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी कुर्बान नहीं करा जा सकता। उसने बोला, जो डीपीएसपीज है, कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, डीपीएसपीज जो है दे हैव टू कन्फर्म टू, एंड उनको एक फंडामेंटल राइट्स की सब्सिडरी की तरह रन करना पड़ेगा। सब्सिडरी क्या, मैं ये बोल दूं कि कोर्ट ने अगर ऐसा बोल दिया कि डीपीएसपीज को थोड़ा सा छोटा बना दिया इस केस के अंदर, फंडामेंटल राइट्स ऊपर
एंड डीपीएसपी के साथ साथ चल रहे, थोड़े से छोटा स्टेटस कर दिया कोर्ट ने इसका, लिंक है इससे, लेकिन इसको रखा हुआ है प्राइमरी इंपॉर्टेंस पर, गोल्ड बॉक्स के अंदर, राइट? यहां तक बात समझ में आई? केस बाय केस देखते रहना। लेकिन कोर्ट ने यह भी बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड करा जा सकता है, ठीक है, बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। एज अ रिजल्ट पार्लियामेंट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया 1951 के अंदर, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया 1955 के अंदर, और 17th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया 1964 के अंदर, कुछ डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया चंपकम दोराई राजन केस। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर? अगर कभी भी कन्फ्लिक्ट हुआ एफआर और डीपीएसपी के बीच में तो कौन जीतेगा? एफआर। और दूसरी चीज क्या बोली कि फंडामेंटल राइट्स को क्या अमेंड करा जा सकता है? क्या? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है अमेंड करा जा सकता है। उसके बाद अब ये सिचुएशन जो है वो चेंज हुई। 1951 का एक केस था। अब बात आती है 1967 की, गोलकनाथ केस। जब पहली बार मुद्दा उठा कि क्या प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाना चाहिए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। पहली बार राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा ना श्रेया इसी केस में हाईलाइट हुआ था। हाँ, और वो केशवानंदा भारती केस के अंदर जाके पूरी तरीके से हट गया था फिर, ठीक है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट जो है इट कैनॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और कोर्ट ने देखो एक वर्ड यूज करा कि ये एक पवित्र चीज है। सैक्रोसेंट का मतलब होता है, देखो सैक्रोसेंट एक वर्ड मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज होता है। वर्ड किसी भी मूर्ति के लिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसके लिए, और उस धर्म से जुड़ी किताब, धार्मिक गुरु, उनके लिए वर्ड यूज होता है सैक्रोसेंट, जिसकी पवित्रता धर्म के मामले के अंदर रिलीजियस कोनोटेशन जिसकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो, विच इज़ कंसिडर्ड एज वेरी पायस, वेरी पवित्र, उसको कहते हैं सैक्रोसेंट। फंडामेंटल राइट को ही बोल डाला सैक्रोसेंट सुप्रीम कोर्ट ने। इन अदर वर्ड्स कोर्ट का ये बोलना था इनको आप कैसे भी करके अमेंड नहीं कर सकते अगर आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो। बात ध्यान से सुनो। आप कहोगे ये गोलकनाथ केस, सॉरी ये चंपकम दोराई राजन केस से अलग है गोलकनाथ केस। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है यहाँ पर। लेकिन कोर्ट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स को उस केस के अंदर अमेंड नहीं करा जा सकता कि अगर आप ये बोलो कि नहीं जी हम तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे इसलिए हमने फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया। नहीं, वैसे ही करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से। वो तो कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट ने क्या बोला, दीज आर सैक्रोसेंट। अब ये वाला वर्ड मेरा जो मैंने मार्क करा है, इससे श्रेया जैद क्वेश्चन आ सकता है इस साल के प्रीलिम्स के अंदर या अगले साल के प्रीलिम्स के अंदर कि कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसेंट का जो है टाइटल दिया था। ऐसा कभी आया नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि अब क्योंकि पॉलिटी तो देखो जब से श्रेया यूपीएससी के एग्जाम होना शुरू है, पॉलिटी तो तब से ही है। वही पार्लियामेंट है, वही प्रेसिडेंट है, वही गवर्नर है, उनके केस है। अब कुछ जो यूनिक एस्पेक्ट जो पूछने को रह गए हैं यूपीएससी को, वो बनाएगा। देखो पॉलिटी तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल में जो पूरा पेपर हो रहा है किसी भी साल के ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पॉलिटी से। अब घुमा फिरा के जो चीज़ें रह गई हैं ना वो आएगा। जैसे याद है मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का जो सेकेंड हाफ वाला जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन इतने सालों में नहीं निकले। तो उन चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो जिसके बारे में अभी तक यूपीएससी ने जिन एस्पेक्ट्स को टच नहीं कर रखा है। आने वाले साल के अंदर वही गेम चेंजिंग पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ने रिएक्ट करा सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करी गोलकनाथ केस के अंदर। मैंने बताया था ना अभी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैं वाइंड अप कर रहा था उसको, एक टसल स्टार्ट हो गया था पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, या फिर अगर आप पार्लियामेंट ना कह के कहो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ये भी नहीं कहना है तो आप ये कहो इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, 24th अमेंडमेंट एक्ट वो लेकर आई एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट वो लेकर आई 1971 के अंदर। ये वही साल था जब बांग्लादेश वॉर हुआ।
जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था उसने डिक्लेयर करा पार्लियामेंट के पास राइट है। अब ये देख रहे हो, ये अमेंडमेंट एक्ट मतलब किसकी टोन है? सरकार की तरफ से टोन है ना। पार्लियामेंट के पास राइट है, पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रेज कर सकते हैं। दे कैन टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। 24th अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 31C, जिसके अंदर दो प्रोविजंस थी। ये हम पढ़ चुके हैं इनिशियल चैप्टर्स के अंदर, ज़्यादा आपको पता होगा। नंबर 1, नो लॉ, ध्यान से समझना, कोई भी कानून जो कि इस पर्सपेक्टिव से लाया जा रहा है कि जो डीपीएसपीस के अंदर जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो, जो कि हाईलाइटेड है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर, आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इन डीपीएसपीस ने जो कि बढ़ावा दे रहे थे आर्टिकल 39B और 39C को, इनको इम्प्लीमेंट करते वक्त फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत और आर्टिकल 19 के अंतर्गत और आर्टिकल 31 के अंतर्गत ये वॉयलेट हो गए। इजी वे में समझाता हूँ, जो डीपीएसपीस आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C के अंदर गिवन है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई भी ऐसा लॉ लेकर आती है जिसकी वजह से वो डीपीएसपी तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं लेकिन पावर कम हो रही है फंडामेंटल राइट्स की विच आर इंश्राइंड इन आर्टिकल 14, 19 एंड 31, तो ये चीज़ के ऊपर कोर्ट कोई भी किंतु परंतु ना करे, ऐसा ना करे कि इस लॉ को जिसने इन डीपीएसपीस को बढ़ावा दिया था, भले ही इससे फंडामेंटल राइट्स की कुर्बानी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब मुझे एक बात बताना, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है श्रेया, टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ऊपर कोर्ट ने कुछ और बोला, तुमने उसकी बात को काट दिया गोरखनाथ केस के अंदर, है ना। अब एक बार के लिए देख लेते हैं, ये आर्टिकल 39B क्या है। स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ही है ना। स्टेट जो है अपनी पॉलिसी इस प्रकार से डायरेक्ट करेगी दैट देयर विल बी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कमिटी, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिसकी वजह से सबका भला होगा, यानी कि नो कॉन्संट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। बेसिकली अगला पॉइंट भी यही है इसका। आर्टिकल 39C ये कहता है स्टेट को अपनी पॉलिसी इस तरीके से डायरेक्ट करनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ऐसा ऑपरेट करे जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गिने चुने हाथों में ना हो, जो कि देश की प्रोग्रेस के लिए या फिर अमीर और गरीब के बीच में गैप कम करने के लिए एक बाधा बनकर रह जाए। और ये वाला पॉइंट इससे कैसे अलग है, वो भी वही चीज़ है, लेकिन आर्टिकल 39B की टोन कुछ ऐसी है कि स्टेट की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से डायरेक्ट होनी चाहिए कि स्टेट जो है इट शुड एम एट सिक्योरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब देश में जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, कुछ दूसरे रिसोर्सेज हो गए, लैंड हो गया, उसको आराम से सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि सबका भला हो। इसको कहा जाता है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मासेस, और इसको कहा जाता है जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, उस गैप को हमें ब्रिज करना है, कम करना है। यानी कि ब्रिज करने का मतलब होता है रिड्यूस करना। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? ये जो मैंने लिखा है उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया? अब तो लैंग्वेज के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो क्या बोला, इसको ध्यान से सुनना कि कोई लॉ अगर इस ये जो दो डीपीएसपीस हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ सरकार लेकर आती है, आर्टिकल 39B एंड C, जिसमें बोला गया है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम मासेस एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, अगर ऐसा कोई कानून भले ही मौलिक अधिकारों को भंग कर दे जो कि गिवन है, याद रखना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना। ये सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स की बात करी गई थी,
वो वाले मौलिक अधिकार जो कि 14, 19 और 31 के अंदर गिवन है। 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 19 6 राइट्स जो कि राइट टू फ्रीडम है बेसिकली, और उसके अंदर 6 प्रकार के और फ्रीडम। एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। तो कोर्ट इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये वाली बातें 25th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोली गई थी, और नया आर्टिकल इंसर्ट जो करा गया आर्टिकल 31C। उसके बाद और क्या बोला गया? कोई भी लॉ जो इस ऊपर वाली चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आ रहा है, कैसे इंप्लीमेंट करने के लिए आ रहा है, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आर्टिकल 31C और 25th अमेंडमेंट एक्ट ये करने की कोशिश कर रहे थे, डीपीएसपी को ऊपर रख दो और एफआर को जोड़कर इसका सब्सिडरी बना दो। कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट में क्या बोला था? एफआर टॉप पर है, डीपीएसपी उनके सब्सिडरी है। ये था जुडिशरी का ओपिनियन। ये हरकत कर हो रही है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव या श्रीमती इंदिरा गांधी जी के भी आपसे, राइट? इसको यहां लेकर आ जाओ। अब पढ़ो कि जो लॉ अगर ऊपर वाली चीज को अगर ऐसा कर रहा है कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 14, 19, 31 कुर्बानी दी जा सकती है, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी, इसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जा सकता ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। यानी कि हम कुछ भी करें, पार्लियामेंट कुल मिलाकर ये बोल रहा हम कुछ भी करें, हम चाहे डीपीएसपी को टॉप पर रखें, फंडामेंटल राइट्स को कुर्बान करते हैं उसके लिए, ये चीज कोर्ट नहीं देख सकता। अब जुडिशरी मान लेगा इस बात को? जुडिशरी क्या करेगा इस आर्टिकल 31C और 25th अमेंडमेंट एक्ट के साथ? नल एंड वॉइड, बस यही हुआ। आगे चलकर 6 साल के बाद एक केस आता है, लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंदा भारती केस। अच्छा, आज तक जुडिशरी के दायरे के अंदर ऐसा कौन सा केस रहा है? अयोध्या वर्डिक्ट, केशवानंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, जहां पर सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच बैठी हो एक साथ? केशवानंदा भारती केस। इस चीज को समझते हो श्रीकांत, श्रेया, के जुडिशियल बेंच का बैठना? नंबर ऑफ जजेस एक सा, मतलब एक केस के अंदर सबसे ज्यादा एक ही बार में बैठे हो। जैसे बाकी सारे केस क्या है कि मतलब 5 जजेस बैठ गए, 6 बैठ गए, वो बैठ गए, यहां पर 13 जजेस एक साथ बैठे थे। एंड पूरा नाम है इस केस का केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा दैट द अबव सेकंड प्रोविजन, ये कि किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता, आर्टिकल 31C के अंदर ही जो बात बोली गई, ये लो तोड़ दिया। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड। इस ग्राउंड के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सरकार इसको छीन नहीं सकती है। इट कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी केस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एक चीज ये बोली, आर्टिकल 31C का जो पहला प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, वैलिड भी है। याद करो, हमने ये चीज देखी थी ना कि अगर सरकार, ये कोर्ट ने बोल चुकी है अपनी प्रीवियस जजमेंट के अंदर और भी, और कि हमने जो पढ़ा था कि अगर डीपीएसपी को सरकार इंप्लीमेंट करना चाह रही है, ठीक है, अगर वो ठीक है थोड़ा बहुत अगर टकरा जाए फंडामेंटल राइट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड क्यों करार दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, सरकार को कर लेने दो डीपीएसपी, ये एक बार बताओ ना, ये जो 2 डीपीएसपी है यार, ये अच्छी चीज़ ही तो है, इससे सबका भला नहीं होगा देश के अंदर? बताना, अगर सरकार अगर कुछ ऐसा लॉ लेकर आ जाए जिससे मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस हो और गैप जो रिच और पुअर का रिड्यूस हो जाए, यही तो हमारे इंडिया को इंडिया बनाएगा। नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है क्या? बताना ज़रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आप ये बोलते हो कि कभी कभार इसकी वजह से आर्टिकल 14 जो है
क्योंकि देखो ना, इक्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती इसकी वजह से, अगर हमें रिच और पुअर का गैप वो करना है, कम करना है, हमें पुअर को ज़्यादा रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, है ना। और मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस को सुनिश्चित करना है तो अगेन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कम्युनिटी के पास, उनको ज़्यादा बांटने पड़ेंगे। इक्वालिटी का प्रिंसिपल जा सकता है, फ्रीडम का प्रिंसिपल जा सकता है, जैसे अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे उनको, याद है ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम इकोनॉमिक्स है कि आपकी ज़्यादा कमाई तो ज़्यादा टैक्सेस, यानी कि वहाँ पर आपकी इक्वालिटी भी जा रही है ना। एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, फिर तो ये हट ही गया था बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले प्रोविजन को, आर्टिकल 31C का ये जो पहला प्रोविजन है, इसलिए इसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के लगा कि कोई बात नहीं, हम दे देते हैं, सरकार अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर लेगी, कुछ भी अगर हेरा फेरी होती है, सेकंड प्रोविजन को तो हमने हटा ही दिया ना, हम इसका रिव्यू कर लेंगे, जुडिशियल रिव्यू कर लेंगे। एंड अगर मौलिक अधिकार बहुत भयंकर तरीके से अगर भंग हो रहे होंगे कि भाई डीपीएसपी को लाने के लिए उनकी तो धज्जियां ही उड़ गई फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। इंदिरा गांधी जी ने बांध कैसे दिया था कोर्ट को कि हम ये भी करेंगे और तुम जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला तुम पहली वाली चीज कर लो बेटा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं। यानी कि 50% उसका पलड़ा भारी, 50% जुडिशरी का पलड़ा भारी इस केस के अंदर। ओके, इसी में बोल रहा था कि मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है ये। अब मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसेंट कौन से केस के अंदर बोला? गोलकनाथ केस, केशवनंदा भारती केस या चंपागाम दुराईराजन केस? गोलकनाथ केस के अंदर, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को कि चंपागाम दुराईराजन है ये वो है, किसका किसका हिस्ट्री, ये आपको पता लग जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट केस पूरा क्या हुआ, क्या था, पूरा मुद्दा क्या था। डोंट वरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस को जो मेरे लेक्चर है ना, शायद याद है ना, मैंने पूरी हिस्ट्री टाइम टू टाइम, अभी तो कुछ भी नहीं है, जो बार बार मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी बोलता रहता हूँ ना, आपको उस बुक के अंदर बहुत अच्छे से छवि दिख जाएगी पूरी की पूरी, लाइन टू लाइन मैंने ऐसा करवा रखा है कि यू विल बी अ पॉलिटिशियन सून, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।